अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भेजा कि उनके जो रिसर्च स्किल्स और टेक्निक्स, जो सलाहियतें हैं, जो बेसिक्स जो होनी चाहिए, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गई है। यकीनन ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एक रिसर्च कोर्स है, तो आप लेक्चर्स को आराम से सुने, ग्रेजुअली सुने। इसीलिए मैं लेट लेक्चर्स इसको दे रहा हूँ। इसको सही तरह समझे, तो जब ये पूरा कोर्स इंशाल्लाह आप लोगों का कंप्लीट होगा तो आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने इस रिसर्च के हवाले से आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स एंड एबिलिटीज आ जाएंगी। ठीक है, तो और बहुत सारे जो आपके मसले हैं, किसी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप यकीनन इसके ऊपर आपका एक बहुत अच्छा एक गिफ्ट आ जाएगा कि रिसर्च का फलसफा क्या है, इसके टेक्निक्स क्या है। तो थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं, लास्ट सेशन में हमने फर्स्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था, और देन फिर आज का जो सेशन है इसके एजेंडे को भी डिस्कस करते हैं और इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक के हवाले से बात की थी कि जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने से पहले, ठीक है, इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हो सकते हैं, यानी कि एक टॉपिक सिलेक्शन पे आने तक आपके पास किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये भी सोचा था, ये भी डिस्कस किया था कि एक टॉपिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि एक टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि हमने एक मिसाल बेहतरीन बीच की दी थी, बीच, देन उसके बाद बीच के अंदर जिस तरह का बीच होता है उसी तरह का ही दरख्त। अलबत्ता बीच के अंदर कोई चीज नजर तो नहीं आती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसी सलाहियत है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया कि जब वो हम जमीन में बो देते हैं तो फिर अगर वो आम का दरख्त है तो आम बनेगा, खुबानी है तो खुबानी, या कोई और दरख्त है तो। ठीक है, सेम इसी तरह टॉपिक का भी हमने स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस किया था, और साथ साथ ये टॉपिक क्यों जरूरी है और इसकी अफादियत क्या है। ठीक है, देन इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि टॉपिक को सिलेक्ट करते वक्त इश्यूज क्या आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आप आ सकते हैं, और सबसे बढ़ के हमने एक ये बात भी की थी कि एक अच्छे टॉपिक के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्या खुसूसियात है कि आपके टॉपिक पे लोग खुश हो जाएं और आपको जो रिसर्च है, ठीक है ना, उसको लोग पढ़ने के लिए आमादा हो जाए। ठीक है, ये पहले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। जो फर्स्ट यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले लेक्चर को जरूर व्यू करें, क्योंकि उसको व्यू किए बगैर आज के लेक्चर को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करें। ठीक है, तो आए चलते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। ठीक है ना, कि आज के जो वीडियो जो मैं आपके साथ जो लेक्चर शेयर कर रहा हूं, तो ये देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, सबसे पहले कि आप इस काबिल होंगे, ठीक है, कि आपके अंदर जो रिसर्च एबिलिटीज है उनको रिफ्लेक्ट करने के काबिल हो जाएंगे कि हाँ जी, अच्छा रिसर्च टॉपिक के लिए जो एबिलिटीज होनी चाहिए, तो उनमें से क्या चीज मेरे पास अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद जो मुख्तलिफ तरीके हैं, जो आपका जो रिसर्च एरिया, आपने किस एरिया में रिसर्च करना है, ठीक है ना, उस तरह कैसे जाना और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको कुछ पता चल चुका होगा इंशाल्लाह। और फिर प्रोसीजर्स क्या है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट किया था कि सर प्रोसीजर्स बताएं, तो मैंने उनको ये बताया था कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको मिलेगा। तो आज के लेक्चर में आपको प्रोसीजर्स भी मिलेंगे कि एक टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर्स हो सकती है। ठीक है ना, और इससे बढ़ के जब आप एक जाहिर बात है, जब आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट थीसिस कर रहे हैं या अपना कोई थीसिस डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना, इन सब में एक बुनियादी इकाई जो होती है, एक आर्टिकल होता है। आर्टिकल से आप नॉलेज को इकट्ठा करते हैं। तो एक आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक आर्टिकल जब आप पढ़ते हैं
तो उसके पढ़ने से पहले किन किन चीज़ों का आपका जहन में होना चाहिए कि आपने उस आर्टिकल से ये चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आज आप ये लेक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे तो इंशाल्लाह इस बारे में आपको पता चलेगा। तो इस लर्निंग जो हमारा मकसद है इसको अचीव करने के लिए हमने आज के जो सेशन को जो एजेंडा रखा है उसमें से पहला ये है कि 3 ways to find out your area of interest for research. But here I am not talking about the topic. Area of research यानी कि जिस एरिया में आपने रिसर्च करना है, ठीक है, उस एरिया को ढूंढने के लिए, उस तक जाने के लिए कौन से 3 तरीके हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, हाउ टू लिंक योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद टॉपिक, ठीक है, जिस एरिया में आप मतलब रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप किस तरह से एक एकेडमिकल लैंग्वेज में लेके आएंगे यानी उसको टॉपिक की शक्ल में लेके आएंगे, ये चीज हम सीखेंगे। उसके बाद फिर 3 ways फॉर टॉपिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, टॉपिक को उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से 3 तरीके हैं उसके ऊपर भी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, जैसे कि हमने अपने एजेंडे में डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। सबसे पहला जो है जब हमने इसके कहा था कि 3 तरीके होंगे, ठीक है। सबसे पहला, सिलेक्ट सम करंट हॉट टॉपिक थ्रू इंटरनेट रिलेटेड टू योर मेजर, ठीक है। सबसे पहला ये होता है कि अमूमन जब आप मतलब बहुत स्पेशली वो स्टूडेंट जो बीबीए लेवल पे रिसर्च करना चाहते हैं या एमबीए लेवल पे करना चाहते हैं, तो आप एरिया मसलन आप को एरिया मार्केटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, देन यू नीड टू गो टू गेट हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट। वहाँ पे आप सर्च करें कि आजकल के जो बर्निंग टॉपिक, हॉट टॉपिक्स क्या हैं जिनके ऊपर आजकल की दुनिया जो रिसर्च कर रही है या उनको नॉलेज चाहिए, पहले ये करें। दूसरा तरीका जो हमने कहा कि select any topic from last 1 year coursework period after revise your coursework material, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि अमूमन आप एमबीए में देखते हैं कि आप 4 साल तक आप इतने सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज आपके जहन में चल रहा होता है। जैसे कि मैं अपनी मिसाल दे दूं कि जब मैं स्टूडेंट था या उससे पहले मैं जॉब कर रहा था तो ज़्यादातर जो मसले जो मुझे दरपेश हो रहे थे वो डाइवर्सिटी का मसला होता था। यानी कि आपको पता है हमारे इलाके में मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ ज़बान के लोगों को, मुख्तलिफ बिलीफ्स के लोगों को, मुख्तलिफ सियासी बैकग्राउंड रखने वाले लोगों को एक ही जगह यकजा करके उनसे काम लेना ये बहुत बड़ा इश्यू था, ठीक है। तो उसी वक्त से ही मेरे जहन में चीज़ें घूम रही थी कि मैंने इसी एरिया को देख के इसी पे फिर मैंने इसलिए मेरा एरिया था, ठीक है, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना। तो फिर उसी में से मैंने एक टॉपिक बना के उस पर मैंने आगे अपना रिसर्च का काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसी तरह जब भी मैं इसलिए अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि कोर्स वर्क जो है ना पढ़ा करें, स्पेशली जो एमएस के स्टूडेंट्स है या बीबीए के स्टूडेंट है, टीचर जो आपको चीजें बता रहा होता है एक गाइडलाइन होती है, ठीक है, वो हर आखिर नहीं होता। तो आपने फर्दर इसके ऊपर इंटरनेट के जरिए, डिस्कशन के जरिए, ठीक है ना, आर्टिकल्स के जरिए जो भी आपके पास मटेरियल होता है उनको पढ़ा करें और नॉलेज गेन करें, ठीक है। तो दूसरी बात हमने जो की, ठीक है। तीसरा जो है, सम टाइम ये होता है कि कुछ स्टूडेंट जॉब कर रहे होते हैं और साथ साथ वो अपना एकेडमिक एक्टिविटीज भी कंटिन्यू किया है, तो सम टाइम वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज फील कर रहे हैं। जैसे मैंने अपनी मिसाल दी थी, इसमें एक और आप अपना मिसाल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बट आपका जो लीडर है, आपका जो डिपार्टमेंट हेड है या जो आपकी हायर मैनेजमेंट है वो काबिलियत को तरजीह नहीं देती, सम टाइम वो नेपोटिज्म से काम देती है, तो उससे क्या मसले होते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन को, ठीक है ना, इन सिचुएशन को एक एकेडमिकल सेंटेंस, एक वर्ड बना के इससे भी आप अपना जो एरिया जो है, एरिया रिसर्च जो है वो आप ला सकते हैं, यानी कि इस एरिया जो हम कहेंगे इसको ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस के हवाले से, ठीक है। तो ये तो था एरिया ऑफ रिसर्च। देखें ना,
रिसर्च बेसिकली मैंने पहले भी कहा था कि ये कोई होमवर्क नहीं है या कोई असाइनमेंट नहीं है। आपका रिसर्च तब कामयाब होता है जब आपके अंदर से एक आवाज आ रही है, ठीक है ना, कि भाई ये इस चीज में कमी है, ये चीज नॉलेज में कमी है, इस रिसर्चर ने ये काम नहीं किया है, हम इस एरिया में काम करेंगे तो कामयाबी, वो एक अंदर से आवाज आती है, ठीक है। तो ये आवाज कब आती है? जब आप अपने स्टडीज में की इंटरेस्ट लेते हैं और थॉरली टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, समझते हैं, और सबसे बढ़ के जो आपके सब्जेक्ट के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके बाद पूरा आपका जो एक सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव होता है, ये सारी चीजें। तो अब मैं फिर और बातें करूंगा तो ये टाइम बहुत चला जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि 3 एरियाज है इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए। तो आप स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर कि आप ये क्यों करें कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट से हम अपना, वो इसलिए कि आप जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, जब आपका वाइवा होता है, तो जब आपके अंदर की एक नॉलेज, आपका जो एक्सप्लिसिट नॉलेज जो है वो आया होना स्टार्ट होता है, ठीक है। जब आपका बुनियादी कमजोर है तो फिर वहां पे आपका पक्का रह जाते हैं, वाइवा में तो बड़े मसले होते हैं, आगे स्कॉलर्स बैठे होते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये तो था हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा जो हमने टॉपिक के हमारा जो एजेंडा था, मेथड टू फाइंड आउट टॉपिक फ्रॉम एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अभी आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज कर लिया, ठीक है ना। अब उसमें से टॉपिक के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने जो एरिया इंटरेस्ट जो किया है एचआर के जो ह्यूमन प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूं कि मतलब जहां से मुझे एक अच्छा टॉपिक मिले, तो सबसे पहला नंबर पर आता है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि टू द पॉइंट में बात करूंगा कि आप गूगल स्कॉलर पे जाते हैं और रिसेंट 5 ईयर के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, अपना टॉपिक वहां पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं, ठीक है ना, और उससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनको आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद एटलीस्ट आपके पास 10 से 15 या फिर एटलीस्ट 25 तक आर्टिकल एटलीस्ट हो। अगर कहने को अगर देखा जाए तो 1-2 आर्टिकल के अंदर भी पूरी दुनिया बसी रहती, लेकिन आम लोगों के अंदर ना ये पढ़ने की आदत नहीं होती ना, कल्चर नहीं है, तो इसलिए बहुत देर के बाद हमारे जहन में एक चीज ब्लिंक कर जाता है। तो इसलिए यू नीड टू गो थ्रू एटलीस्ट मोर देन 20 or 30 आर्टिकल्स, राइट। तो आर्टिकल्स आपने क्या करना है, वो आर्टिकल्स आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद देन हाउ टू रिव्यू दिस आर्टिकल, और उनसे आपने किस तरह से टॉपिक को जनरेट करना है, देन आई विल डिस्कस लेटर ऑन, राइट। उसके बाद सम टाइम, क्योंकि अब मुझे पता नहीं कि मेरे इस लेक्चर्स को हो सकता है पीएचडी वाले भी, हो सकता है एमबीए वाले भी, हो सकता है बीबीए वाले भी करते हो, मैंने सारों के लिए एक बात दरमियानी से बात करनी होती है। अब जैसे पीएचडी वाला अगर रिव्यू कर रहे हैं मेरे इस लेक्चर को, देन दे नीड टू फॉलो स्ट्रिक्टली द फास्ट, यानी कि मेटा एनालिसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट थीसिस कर रहे हैं बीबीए लेवल के, ठीक है ना, देन उसके लिए जो सेकंड, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो उसमें ये होता है कि आप लाइब्रेरी में जाते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, जो पिछले 2 सालों में 1 साल में जो आपके स्टूडेंट ने जिन एरियाज पे उन्होंने रिसर्च वर्क किया है, थीसिस प्रोजेक्ट वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जब आपको अपना एरिया आप रिसर्च पता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी वहाँ के प्रोजेक्ट्स है, आप उनको इकट्ठा कर ले और उनकी एक लिस्ट बना दे, ठीक है ना। और उस लिस्ट से आपने क्या चीजें अखज करनी, वो मैं आपको बताऊंगा। और थर्ड वन जो है, इसको तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि इसको सेपरेटली इस मेथड को अडॉप्ट करें। इसमें अमूमन ये होता है कि आप अपने सीनियर स्टूडेंट से या अपने टीचर से भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई ये मेरा रिसर्च एरिया है, इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पे रिसर्च करना चाहता हूँ, बट आई नीड ए गुड टॉपिक। सो अपने टीचर से या अपने कुलीग से भी आप डिस्कस कर सकते हैं, फॉर दो स्टूडेंट जो बीबीए लेवल के हैं, जिनके पास टाइम बहुत कम हो, राइट।
अब आते हैं दोबारा पॉइंट 1 पे कि मेटा एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इसमें होता ये है कि आपको ये मटेरियल में आपको यहाँ पर प्रोवाइड भी करूंगा, तो उसमें से देख लेना कि आपको जब जो रिसर्च आर्टिकल्स हमने मेटा एनालिसिस में ये कहा था कि जो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, उसी में से कुछ आर्टिकल्स यानी कि 10 से 15-20 आर्टिकल्स, पीएचडी लेवल पे तो बहुत चले जाते हैं, 60 लेवल 150 160, ठीक है। उन आर्टिकल्स को आपने एक जगह निकालना है, ठीक है ना, जमा करना है, डाउनलोड करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब डाउनलोड कैसे करना है, वो एक डिफरेंट चीज है, उस पर भी हम बात करेंगे कि एक आर्टिकल को पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक है, और उसमें से आपने क्या चीजें वो उनसे एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, यू नीड टू ड्रा एन एक्सेल शीट, ठीक है ना, जिसमें आप 4-5 जो जितने भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके मुताबिक आप ये एक एक्सेल शीट बनाएं कि यानी कि पहला आर्टिकल, ठीक है, तो उस एक्सेल शीट के अंदर क्या क्या खाने होने चाहिए, उसमें क्या क्या हेडिंग होनी चाहिए, उस पर मैं इसके बाद बात करूंगा। तो पहले हम आते हैं आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। अब आर्टिकल को पढ़ने का तरीका क्या है, देखें, याद रखें एक बात, ठीक है ना, जब आप पहला आर्टिकल पढ़ लेंगे ना तो हो सकता है 2 दिन लगे, क्योंकि आपका मेंटली आप उसके साथ अटैच नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, कल्चर नहीं है पढ़ने का, ठीक है ना। तो उस आर्टिकल के अंदर हाई लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन शुरू के 3 से 4 आर्टिकल पढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए पहला जो भी आर्टिकल पढ़ते हैं उसके लिए कुछ शराइत है। पहला शर्त ये है कि जब आप आर्टिकल एक प्रिंट करें, अपने सामने रखें, ठीक है ना, कि आपके पास जो डिक्शनरी अवेलेबल हो, कहीं कंप्यूटर पे या गूगल पे कहीं पे, ठीक है, जो भी मुश्किल वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करें, उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर भी होता है, वो मैं बात में आपको बता दूंगा, वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करें, तो उस सॉफ्टवेयर पे आपको जो मुतलका आर्टिकल है वो उस वहाँ पर आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो वहाँ पे फिर आपको जो लफ्ज समझ में नहीं आता है उस पर आप क्लिक करते हैं तो उसी वक्त मीनिंग उसकी बता देता है, ठीक है। तो पहले मैं बात ये करना चाहता था, याद रखे स्टूडेंट, जब आप एक आर्टिकल को पढ़ रहे होते हैं, ये नहीं कि आपने यहाँ गाने लगाए, इधर से व्हाट्सएप लगाया, उधर से फेसबुक लगाया, उधर से कोई बात कर रहा हो, कोई इस तरह तो नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल से मुराद एटलीस्ट उसके अंदर जितने भी रेफरेंसेस होते हैं, हम ये कहेंगे कि यानी कि कोई 10 से 15 प्रोफेसर के साथ आप बात कर रहे हो। आर्टिकल पढ़ने का मकसद आपने ज़हन में ये बिठाना है कि आप एक प्रोफेसर के सामने बैठे हो, आप उनकी व्यूज सुन रहे हो, ठीक है, जैसे मेरे लेक्चर को आप सुन रहे हो, ठीक है, तब जाके आप अपना तवज्जो कंसंट्रेट कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल से निकाल यार इसमें क्या है, समझ नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ये है कि आप अपने अंदर आदत डेवलप करें कि पढ़ाई, स्टडी और स्पेशली रिसर्च वर्क को पढ़ने का, ठीक है, नया नॉलेज होता है, नया एक खुराक होता है, अगर आप उस खुराक के अंदर तलाशी होते हैं, ठीक है। तो आपने ये सोचना है कि एक प्रोफेसर सामने बैठा हुआ है और आप उससे डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, और चीजों को समझ रहे होते हैं। तो आप ये करेंगे कि आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो उस पहले पैराग्राफ से जो कुछ समझ में आया आप से लिखते जाए, खुद से लिखते जाए, एटलीस्ट 3-4 आर्टिकल तक ये प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपका माइंड ऐसा ही इतना प्रैक्टिस होगा कि जब आप कोई 30वां या 20वां आर्टिकल उठाएंगे ना, उसको सुन के ही पता चलेगा कि इसके अंदर है क्या चीज, ठीक है। तो इसलिए आपने बहुत मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ और एक कॉन्फिडेंस के साथ इन चीजों को आपने करना है, ठीक है। दूसरी बात, एक आर्टिकल को पढ़ने से पहले, ठीक है ना, आर्टिकल का स्ट्रक्चर आपको पता है, जैसा हमने अपने एजेंडे में बात की थी, एक आर्टिकल में क्या क्या चीज होती है, उसके 4-5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो पार्ट्स बहुत जरूरी है, ये मैं नोट्स आपसे शेयर करूंगा तो उसमें आप देख लेना। सबसे पहला पार्ट जो होता है उसका टाइटल होता है, ठीक है, टॉपिक होता है, ठीक है।
टॉपिक से ही अंदाजा, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बता दिया कि उसमें कितने वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, ये सब चीजें उसके आर्टिकल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखना है कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है रिसर्च का, उससे इन वेरिएबल से कितना ताल्लुक है, वो आपने देखना है, ठीक है। दूसरा इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं ना कि यानी कि इसका एक मुख्तसर सा समरी होता है कि इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें हैं। तो शुरू में एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ पढ़ने का मैं आपको नहीं कहूँगा कि एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ उनको पढ़ने का मजा देगा, जो फायदा देगा, जिन्होंने आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें होती, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसके अंदर नॉलेज, उसके बारे में वो आदी हो चुके हैं, ठीक है। तो बहरहाल, तो हम यहाँ बात करेंगे पहला टॉपिक, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट सम टाइम बहुत जरूरी होता है शुरू में, बाद में तो बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन शुरू में, क्योंकि मैं इसलिए इंपॉर्टेंस आपको नहीं कह रहा हूँ, ये ना हो कि आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ ले और बाकी आर्टिकल को छोड़ दे। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो तीन अहम चीजों पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। कुछ और भी होती है वो बता दूंगा। सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव, कि ये जो रिसर्चर है, ये रिसर्च करने के मकसद क्या थे इसके, ठीक है। इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में हम बाकायदा एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है। इसकी टेक्निक्स, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, इसका डेवलप करने का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना। हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, टेक्निक्स क्या है। लेकिन अभी आपके लिए इसलिए कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, देन उसके बाद मेथोडोलॉजी, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एड्रेस करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स आपने वो किए, उनको सोल्व करने के लिए आपने क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल किया। देन इस मेथोडोलॉजी के बाद आपके फाइंडिंग्स, रिसर्च फाइंडिंग्स के आगे फिर नीचे कीवर्ड्स, तो ये इन चीजों पर मुश्तमिल होता है ये एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद फिर आपका इसमें जो अहम जो पार्ट होता है वो है आपका लिटरेचर रिव्यू, ठीक है ना। तो लिटरेचर रिव्यू में जो रिसर्चर होता है वो अपने टॉपिक के हवाले से जितने भी लिटरेचर रिव्यू हुई है उनको वहां पर मेंशन कर रहा होता है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर थ्योरी भी होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ उसके बाद आगे आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आ जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं तो आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पार्ट ऑफ द आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता क्या है कि यानी कि आप अपने जो हाइपोथेसिस है, जो आपको वेरिएबल है, वो आप क्या करें, टेबुलेशन के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो, तो जिसमें आपके लिए आसानी होता है कि इनके लिंक्स, इनके रिलेशंस क्या है, ठीक है। तो क्या हुआ, टाइटल एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर रिव्यू विद थ्योरी एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, देन उसके बाद उसका मेथोडोलॉजी के बाद फिर उसका जो एनालिसिस, देन उसके बाद रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स के बाद एक अहम चीज जो इसमें आता है सबसे ज्यादा, जो आपके लिए जरूरी भी है, ठीक है ना, वो क्या है, लिमिटेशंस या फिर फ्यूचर स्टडी, ठीक है। आप जितने भी ये मैंने एरियाज डिस्कस किए ना, इसी के मुताबिक आपने एक्सेल शीट में खाने बनाने, ठीक है। आप जिस आर्टिकल को पढ़ रहे हो, इन तमाम खानों में, यानी कि जो मैंने इनके पार्ट्स बता दिए वो ऊपर लिखा, उन पार्ट्स के अंदर आपने फिल करना है कि ये रिसर्च है, इसका टाइटल क्या था, इसके वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, इसका थ्योरी क्या है, इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, देन मेथोडोलॉजी क्या इस्तेमाल हुआ, फाइंडिंग क्या है, देन आखिर में इसका लिमिटेशन या फ्यूचर स्टडी। तो ये लिमिटेशन और फ्यूचर स्टडी बेसिकली क्या, कि वो ऑथर जो जिसने रिसर्च किया वो आपको बता रहा है कि मैंने तो ये काम किया है, लेकिन इस एरिया में ये एरिया अभी भी बाकी है जिस पर आप काम कर सकते हो। तो ये जो आपका गैप होता है, ठीक है ना, ये जो लिमिटेशन होते हैं, लिमिटेशन फॉर एग्जांपल मैंने आपने जो रिसर्च किया वो पाकिस्तान और चाइना पे किया, बस इसमें लिमिटेशन ये भी है कि कोई इसमें इंडिया को, अमेरिका को या यूरोपियन कंट्रीज को भी इंक्लूड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये लिमिटेशन और फ्यूचर स्टडी फिर आपको गाइड कर रहा होता है कि आपका टॉपिक। तो इसी तरह जब आपका 30 से 40 आर्टिकल्स आते हैं और उनका सारा मटेरियल जब इस एक्सेल शीट में आप फिल करते हैं, तो उसका जो गैप और उसका जो फ्यूचर स्टडी जो होता है, तब तक फिर आप
100% आपके साथ बेहतरीन टॉपिक सिलेक्ट करने का एक नॉलेज आ जाता है, जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास पूरा सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया चीज़ों के बारे में, आपका जो एजेंडा था उसके मुताबिक। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें रहती है, कुछ चीज़ें रहने से मुराद, यानी कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम आर्टिकल्स को कैसे डाउनलोड करें, कैसे हम सर्च करें। तो जो बिगनर्स हैं, मसलन फॉर एग्जांपल बीबीए के स्टूडेंट है, आप सीधा सीधा गूगल स्कॉलर पे चले जाएं, ठीक है ना। जब आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उसके सामने पीडीएफ लिखा होता है, जो पीडीएफ वाले होते हैं वो इजीली डाउनलोड हो सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर ये है कि कोई अच्छा आर्टिकल जो पीएचडी लेवल के या एमएस लेवल के लोग हैं, ठीक है, आप लोग, आप जाहिर बात है आपको हाई लेवल का पूरा एक नया नॉलेज देना है ना सोसाइटी को, तो आपने ये करना है कि आप किसी ऐसे दोस्त से, अपने यूनिवर्सिटी फेलो से कांटेक्ट करें जिसके पास, जिसकी यूनिवर्सिटी के पास दुनिया के बड़े बड़े लाइब्रेरीज को एक्सेस करने का उनके पास सोर्सेस हो, तो आप उनके जरिए वो आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सम अप करते हैं कि आज का जो हम यहाँ तक जो हमने जो चीज सीखा इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, कि यानी कि टॉपिक को सिलेक्ट करने का देखें तरीका क्या है, आपने रिसर्च का जो टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, मेथोडोलॉजी आपने क्या इस्तेमाल करना है, स्ट्रक्चर आपकी आर्टिकल्स क्या है, उनको कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपने कौन से 3 तरीकों को लेके चलना है, ठीक है। तो मकसद ये है कि इस सेशन में आज हम इस काबिल हो गए कि जो मेरे साथ अभी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इस काबिल हो गए हैं कि वो एटलीस्ट वो अपना एक रिसर्च टॉपिक को बेहतर तरीके से सिलेक्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर इससे फर्दर की चीज़ों पे होगा। तो ये इसी तरह 2 महीने तक ये सेशन चलता रहेगा, बट जब एट द एंड ऑफ दिस सेशन जब आप पहुंच जाओगे तो कोई आपसे ये क्वेश्चन करे कि सर चैप्टर 2 में हमने किस तरह उसको तरतीब देना है, तो फिर वहां पे इस तरह पकड़ के नहीं बैठना पड़ेगा, आप उसको बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन फिर आपसे कोई ये पूछे कि सर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, तो उसमें आपने लिटरेचर रिव्यू तो नहीं लिखना होता, ठीक है, तो उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, तो देन आप हर चीज के लिए आप माशाल्लाह से तैयार हो जाएंगे। जब आप ये सारे इस सेशन को आप देख लेंगे तो फिर कहेंगे तो यार ये तो रिसर्च का काम था ही सिंपल, हमने इसको ऐसे पार्ट बना के रखा। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का साथ देने का। तो मिल के नॉलेज हमने क्रिएट करना है और रिसर्च को हमने अपनाना है, रिसर्च ओरिएंटेड सोसाइटी हमने बनानी है। क्योंकि मसला ये है कि लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि सर मेरा ये क्वेश्चन फिल करें, तो वहां से ही अंदाजा होता है कि कितने स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया। अभी हम उस लेवल पे हम नहीं आए हैं कि रिसर्च की अहमियत क्या है और इस क्वेश्चनियर की अहमियत क्या है, इससे क्या हमारी सोसाइटी के अंदर चीजें इन होती है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अपने मकासद में कामयाब हो जाएं, और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में आपके साथ हमारी दुआ मुलाकात। थैंक यू वेरी मच।